नमस्कार, मैं नीलेश दुबे हमारे आर्या आईएएस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। कुछ लोग जो है नोट्स को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि सर जितना भी अभी तक आपने मैथ की क्लासेस में पढ़ाया है, अगर नोट्स मिल जाते हैंड रिटन आपके तो बहुत ही अच्छा होता। तो मैंने आपकी ये समस्या भी दूर कर दी है। जितने भी लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग अच्छे से जितने भी नोट्स हैं अभी तक जितने भी क्लासेस मैंने पढ़ाई हैं उनके मैंने PDF फॉर्म में आपको नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने वहाँ पर नोट्स जो है प्राप्त कर लिए होंगे और अच्छे से नोट्स को समझा होगा। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूं कि देखिए मुझे नोट्स प्रोवाइड कराने में कोई दिक्कत नहीं, मैं जितनी क्लासेस पढ़ाता जाऊंगा उतने नोट्स आपको PDF फॉर्म में समय समय पे प्रोवाइड कराता जाऊंगा। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप नोट्स जो है अपने राइटिंग में बनाएंगे तो ज्यादा चीजें बेटर होंगी, ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी और खासकर मैथ के नोट्स। तो मैं यही कहूंगा कि अपनी राइटिंग में अगर नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही बेटर होगा। बाकी हम तो अपने नोट्स आपको प्रोवाइड ही करेंगे, आप उनसे जो है अपने नोट्स को टैली भी कराते जा सकते हैं, मिला सकते हैं कि अगर आपने कुछ गलती नोट करी होगी तो वहां से आप मिला सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा कि नोट्स हमेशा खुद के बनाइए, अपना बनाया हुआ नोट जो है सबसे अच्छा होता है। बाकी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, आप वहां से भी सारी चीजें देख सकते हैं। अब आज की क्लास में मैं बात कर लेता हूं कि आज की क्लास में हम लोग बेसिकली आज अपने एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। जो आपका सिलेबस है यूपी टेट एंड सुपर टेट का, उसमें आप देखिएगा आपके सिलेबस में डेसिमल लिखा होता है। लेकिन ये बात भैया आपको समझनी होगी कि जब डेसिमल की चर्चा होगी तो अपने आप वहां पर फ्रैक्शन जुड़ जाएगा, क्योंकि डेसिमल और फ्रैक्शन आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो आज सभी लोग जो है अपनी कॉपी में हेडिंग लगाएंगे, जो भी लोग नोट्स बना रहे हैं। क्या हेडिंग लगानी है आपको? डेसिमल एंड फ्रैक्शन। आज हम लोग जो बेसिकली बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं? डेसिमल दशमलव की बात करने वाले हैं और भिन्न की बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिएगा डेसिमल एंड फ्रैक्शन। इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से समझेंगे कि इसका आखिरकार बेसिक क्या होता है डेसिमल एंड फ्रैक्शन की। जो हिंदी वाले लोग होंगे वो लिख लेंगे इसको हम क्या बोलते हैं? दशमलव। हिंदी में लिख लेंगे दशमलव और भिन्न, दशमलव और भिन्न हिंदी वाले लिख लेंगे। अब इसमें हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, और मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा लोगों को समस्या आती है जब डेसिमल की संख्याएं दे दी जाती है, दशमलव की संख्याएं दे दी गई, आपको फ्रैक्शन रूप में संख्याएं दे दी गई। भाई पूर्णांक दिया जाएगा तो इजीली आप लोग कर लेते हैं, लेकिन जब डेसिमल के फॉर्म में दे दिया जाएगा तो बड़ी समस्या आती है। तो आज की क्लास जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। अब हम लोग देखिए बात करते हैं, जैसे मैंने कोई एक संख्या की बात करी, कोई एक संख्या है, तो मैंने अभी तक जितने भी क्लासेस पढ़ाई हैं उसमें मैंने संख्या आपको तीन ही टाइप से तो बताई है, ठीक है, तीन ही टाइप से तो बताई है। या तो संख्या मैंने अभी तक आपको पूर्णांक बताई है, या तो संख्या मैंने बताया कि पूर्णांक होगी, इंटीजर होगी, आप सभी लोग जानते हैं। या तो संख्या मैंने अभी तक आपको बताया है कि दशमलव फॉर्म में लिखी होगी, दशमलव के रूप में उसकी वैल्यू होगी, और या तो उसी संख्या को जो है हम लोग क्या भिन्न के फॉर्म में लिख देंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे। तो इंटीजर आप लोग, पूर्णांक सभी लोग समझते हैं कि जैसे 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद दशमलव लगा के अगर 0 भी लिख दें हम तो भी ये क्या कहलाएगा? इंटीजर ही कहलाएगा। 5 लिखा हुआ है, 5 के बटे में अगर हम 1 भी लिख दें, भिन्न के फॉर्म में भी इसको लिख दें, बटे में अगर हर में 1 है तो भी ये क्या कहलाएगा? ये हमारा जो है पूर्णांक कहलाता है। तो पूर्णांक से तो आप लोग भली भांति परिचित हैं। तो आज की क्लास में हम बेसिकली बात किसकी करने वाले हैं? दशमलव और भिन्न की बात करने वाले हैं। अब मैं इसमें आपको क्या समझाना चाहता हूं वो चीज समझिएगा। मैं इसमें आपको ये चीज समझाना चाहता हूं कि ये दशमलव और भिन्न है, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा कोरिलेटिव है। कहने का मतलब कहा जाए कि ये जो भिन्न है हमारा, ये जो भिन्न है हमारी, ये क्या होती है? ये हमारी किसी भी संख्या का प्रेजेंटेशन फॉर्म होती है, प्रेजेंटेशन मीडियम होती है, किसी भी संख्या को प्रेजेंट करने का माध्यम होती है। भिन्न को हम कहें अगर तो ये हमारा क्या होता है? प्रेजेंटेशन फॉर्म होती है, ठीक है। आप इस चीज को समझ पाएंगे, अभी मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। तो भिन्न मैंने बताया कि ये हमारी क्या है? ये किसी भी चीज को प्रेजेंटेशन फॉर्म होती है। और दशमलव के लिए मैं बताऊंगा कि ये किसी भी चीज का, किसी भी संख्या है उसका जो है वैल्यू होती है, अर्थात उसका जो क्या होता है? उसका ये जो है मान होता है दशमलव। तो अगर किसी भी संख्या हमको दी जाए, उसको अगर हमें प्रेजेंट करना है तो उसको अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो भिन्न के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जब उसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी जो है दशमलव के फॉर्म में आएगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहां पर हम जैसे एग्जाम्पल देखें
तो मान लीजिए एक संख्या हमने ली 5, ये हमारी कोई संख्या है। अब मैंने बोला कि इस संख्या को 2 लोगों में डिवाइड करो। भाई 5 सेब हैं हमारे पास और बोला गया कि 2 लोगों में इसको डिवाइड करो, तो आप क्या करेंगे, 5 में 2 का भाग ही तो देंगे, आप यही तो करते हैं। तो मैंने ये बोला कि ये जो है हमारा ये 5/2 क्या लिख गया, ये 5/2 जो है हमारी भिन्न हो गई, 5/2 है ये हमारी भिन्न हो गई। और जब हम इसको भाग करके लिखेंगे, तो ये आएगा 2.5, ये हमारा आया 2.5 और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है इसकी वैल्यू हो गई। तो 5 हमने संख्या ली, संख्या को अगर हमने बोला कि हमें इसको 2 लोगों में बांटो, 5 सेब है, अगर इसको बोला कि 2 लोगों में बांटो, तो इसको अगर हम 2 लोगों में बांटेंगे तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे भिन्न के फॉर्म में लिखकर। तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रेजेंटेशन हो जाएगा इस संख्या का 5 का, ठीक है। और उसी संख्या की जब हमने भाग करके मान निकाला, उसका मान, ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये हमारा मान है। ये चीजें जब हमने इसका मान निकाल दिया 2.5 आया, मतलब एक के पास 2.5 जाएगा सेब और दूसरे के पास भी 2.5 जाएगा सेब। तो जो इसकी 2.5 है ये इसकी वैल्यू है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए किसी भी संख्या को प्रेजेंट करेंगे तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, उसको भिन्न के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। और जब उसका वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारा दशमलव के फॉर्म में आता है, अगर भिन्न में संख्या हमारी दी हुई है। तो ये कुछ मैं बेसिक आपको बताना चाहता था दशमलव और भिन्न से रिलेटेड, क्योंकि ये बेसिक जो है आपको हमेशा अभी सवालों में काम आएगा। क्यों मैंने आपको इतनी महाभारत समझाई, उसके पीछे लॉजिक ये था कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि दशमलव और जो भिन्न होती हैं आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेटिव है। देखिए इस तरीके से हमने इसी संख्या को भिन्न में लिखा और जब इसका मान निकाल दिया तो दशमलव में आ गया। तो ये दशमलव भिन्न जो है अलग अलग नहीं होता है, ये एक दूसरे के ही कहा जाए तो सेम पक्ष हैं, ठीक है, एक दूसरे के कहा जाए तो एक दूसरे से ये बहुत ज्यादा कोरिलेटिव हैं। तो जब भी दशमलव की बात आएगी तो वहां पर ऑटोमेटिक जो है हमारी भिन्न की चर्चा होगी, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब आज की क्लास में हम बेसिकली भिन्न पर ही चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जब भिन्न पर चर्चा करेंगे तो ऑटोमेटिक उससे दशमलव जुड़ता चला जाएगा। अब भिन्न में हमें आज देखना है आज की क्लास में कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से हम भिन्नों को बांट सकते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट टाइप्स देखना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, और उसमें भी हमें नॉन टर्मिनेटिंग में आवर्ती भिन्न देखेंगे। तो ये सारी चीजें अभी जो है अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अभी सबसे पहले आप जो हेडिंग लगाइए अब कि फ्रैक्शन के बारे में बेसिकली आज की क्लास में हमें चर्चा करनी है। मेन हेडिंग जो है आपने लगाई डेसिमल एंड फ्रैक्शन, अब उसी के अंतर्गत सब हेडिंग आपको लगानी है फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन के बारे में बेसिकली यहां पर अब चर्चा करने वाले हैं, ठीक, फ्रैक्शन के बारे में। भिन्न जो है यहां पर मेन हेडिंग लगा लीजिएगा भिन्न। अब भिन्नों में आपको समझना पड़ेगा, मैं इसका भी कुछ बेसिक बताता हूं। जैसे भिन्न लिखी होगी तो a/b के फॉर्म में लिखी होगी, आप अच्छे से जानते हैं। इसमें a क्या है, a जो है हमारा अंश होता है, इस चीज से आप सभी लोग परिचित होंगे। और बी को हम लोग क्या बोलते हैं, बी को हम लोग जो बोलते हैं हर बोलते हैं, इस चीज से भी आप लोग परिचित होंगे। इसके जैसे मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं कि एग्जाम्पल तो इस तरीके से ही तो लिखी होती है भिन्न, जैसे 5/3 लिख गया, 2/3 लिख गया, 5 10/7 लिख गया, 20/9 लिख गया, इस तरीके से ETC, इस तरीके से ही तो हम फ्रैक्शन को लिखते हैं। आप सभी लोग इस चीज को जानते हैं। इसमें जो ऊपर का 5 होता है ये क्या होता है, इसको हम लोग अंश बोलते हैं, जो नीचे का जो होता है इसको हम लोग हर बोलते हैं। सब में वही चीज, ऊपर की संख्या जो होती है, जो बटे के ऊपर की संख्या होती है उसको हम लोग अंश बोलते हैं, और बटे के जो नीचे की संख्या होती है उसको हम लोग हर बोलते हैं। इसी तरह सभी फ्रैक्शन में ये अप्लाई होता है। तो ये भिन्न का कुछ हमारा बेसिक था। अब भिन्न में दूसरी हेडिंग इसी के अंतर्गत हमको लिखना है, बेसिकली हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कि हम किस तरीके से फ्रैक्शन को जो है बांट सकते हैं, वो चीज आपको देखनी है। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो हेडिंग लगा लीजिएगा कि भिन्नों के प्रकार, भिन्न जो है हमारी कितने प्रकार से हो सकती। तो इसमें सबसे पहली भिन्न जो हम देखेंगे, सबसे पहले भिन्न की बात करेंगे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। इन सब की बात हम पहले भी क्लास में बीच बीच में आपसे कर चुके हैं। पहला टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में निकल के आएगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले तो हिंदी में देखिए क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं समभिन्न, समभिन्न बोलते हैं इसको हिंदी में। तो हिंदी में नोट करिएगा, इसको बोलते हैं समभिन्न। अब इसमें क्या होता है वो चीज देखिए कि भिन्नों का ऐसा समूह। अब देखिए मैं डेफिनेशन आपको बोल रहा हूं, क्योंकि अभी मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें डेफिनेशन सहित आपका लिखा होगा, तो पूरी
महाभारत बिल्कुल लाइन टू लाइन लिखना जरूरी नहीं है, मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में लिख के बताऊंगा जिससे आपको चीजें कम समय में ज्यादा तैयार हो जाएं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, सम भिन्न की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो कैटेगरी होगी वो किस कैटेगरी में आएगी वो सुनिए कि भिन्नों का ऐसा समूह जिसका अंश छोटा हो, याद ध्यान दीजिएगा, जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, ऐसे भिन्नों के समूह को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। मैंने क्या बोला इसमें, जिसका अंश जो है हमारा छोटा हो, भिन्नों का ऐसा समूह जिसका अंश मैंने बोला कि छोटा हो और हर मैंने बोला कि हर जो क्या हो, बड़ा हो, तो ऐसे भिन्नों के समूह को हम क्या बोलते हैं, ऐसे भिन्नों के समूह को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको मैं अगर लिखना चाहूं a बटे b के फॉर्म में, तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, जैसे a बटे b हमने लिखा, इसमें a हमारा अंश है, b हमारा हर है, अच्छे से मैंने आपको बताया है। तो इसमें जो अंश होगा वो हमेशा छोटा होगा और हर जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा। और जब ये कंडीशन फॉलो होगी तो आपको ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि ये जो वैल्यू आएगी a बटे b की, हमेशा ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी, ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये देखिए वही चीज आ गई जो मैंने बोला, इसमें ये जो a क्या है, ये जो a है आपका ये अंश है, ठीक है, और ये b क्या है, ये b जो है आपका ये हर है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो आपका अंश छोटा है, हर बड़ा है। वही चीज मैंने बोली, जब इस कंडीशन फॉलो होगी तो इसका जो वैल्यू मान आएगा a बटे b का, वो हमेशा 1 से छोटा आएगा। तो ऐसी भिन्नों को क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। मैं अगर इसके यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूं, तो एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए जैसे लिखा है 2 बटे 3, 2 बटे 3, 3 का भाग आप 2 में देके देखिएगा, हमेशा जो है 1 से छोटा ही आएगा। और आप इसमें देखते हैं कि अंश जो आपका छोटा है, हर आपका बड़ा है। और एग्जांपल लीजिए, मैंने जैसे लिया 4 बटे 5, जैसे मैंने लिया 9 बटे 11, इस तरीके से ETC आप बढ़ाते चले जाएंगे। बस आप इसमें ध्यान रखेंगे ऊपर आपका अंश छोटा होना चाहिए, हर आपका बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट फ्रैक्शन की बात करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। विषम भिन्न किसको बोलते हैं, दूसरे नंबर की भिन्न जो है आप लोग देखिए, हेडिंग लगाइए, दूसरे नंबर की भिन्न है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। पहली हमारी क्या थी, प्रॉपर फ्रैक्शन थी, तो दूसरी हमारी हो जाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अर्थात हिंदी में इसको बोले तो हिंदी में इसको हम लिखेंगे विषम भिन्न, ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग जानेंगे विषम भिन्न। अब विषम भिन्न क्या होती है वो चीज देखिए, विषम भिन्न इसकी कंडीशन क्या है वो चीज मैं आपको बताता हूं। विषम भिन्न हो जाएगा ये हमारा। अब इसकी भी देखिए डेफिनेशन सुनिए, भिन्नों का ऐसा समूह, भिन्नों का ऐसा समूह जिसका अंश जो हो बड़ा हो, जिसका अंश क्या हो, अंश मैंने बताया कि अंश जो है जिसका बड़ा हो और हर जिसका क्या हो, हर जिसका जो हो छोटा हो, ऐसी भिन्नों के समूह को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, अर्थात विषम भिन्न बोलते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई। तो जैसे आपका लिखा है a बटे b के फॉर्म में इस तरीके से भिन्न लिखी हुई है, तो जब इस तरीके से जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो इसका मान जो होगा हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा आएगा। इसका मान जो होगा हमेशा 1 से बड़ा आएगा। इसको अगर हम और रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको हम देखिए अगर इस तरीके से लिखें, देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हमारा a क्या है, यहां पर a जो है हमारा वही, यहां पर ये a है अंश, और b क्या है हमारा, यहां पर b हमारा है हर। देखिए वही चीज निकल आई कि भिन्नों का ऐसा समूह जिसमें जो हमारा अंश बड़ा हो, जिसमें हमारा अंश बड़ा हो और हर हमारा क्या हो, छोटा हो। तो वही चीज तो देखिए आपको यहां पर देखने को मिल रही, यहां पर अंश बड़ा है, यहां पर हर छोटा है। और जब ऐसा केस होगा तो जो वैल्यू आएगी भिन्न की, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, तो इसके एग्जाम्पल में जैसे हम लिखेंगे 5 बटे 5, लिखिए इधर पे 5 बटे 2, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया इसका। और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हम लिख सकते हैं 7 बटे 6, ठीक है। और एग्जाम्पल इसके हम मान लीजिए लिखेंगे 17 बटे 12,
17/12। इस तरीके से आप बढ़ाते चले जाइए एग्जाम्पल। मैंने आपको इसमें ये चीज देखनी है कि मैंने बताया कि इन भिन्नों में क्या होगा, जिसका अंश जो हमारा बड़ा होगा, हर हमारा छोटा होगा। अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा। तो ऐसी भिन्न जो होंगी हमेशा एक से क्या होंगी, बड़ी आएगी। जो वैल्यू मान आएगा ना उसके दशमलव में, वो हमेशा एक से बड़ा आएगा। पहली चीज आपको ये ध्यान देनी। दूसरी चीज आपको क्या बोला मैंने कि इसमें जो ऊपर का अंश जो होगा वो बड़ा होगा, हर छोटा होगा। अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा। ये चीज आपको बेसिक चीजें आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ध्यान देनी है। अब तीसरे तरह की फ्रैक्शन कौन सी होती है वो देखिए। तीसरे तरह की फ्रैक्शन होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। तीसरा फ्रैक्शन का प्रकार है, उसमें लिखिए हम अपना कॉपी में मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर हम देखें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हिंदी में अगर हम बोले तो ये होगी हमारी मिश्रित भिन्न। क्या होती है भैया, मिश्रित भिन्न। इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न में अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो लिखिए, अगर लिखना चाहें तो लिखिए, भिन्नों का ऐसा समूह, भिन्नों का ऐसा समूह जो पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बना हो, अर्थात उसमें पूर्णांक भी हो और उसमें क्या हो, उसमें भिन्न भी हो। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका पूर्णांक भी होगा, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपकी पूर्णांक संख्या भी होगी और इसमें आपकी क्या होगी, इसमें आपकी भिन्न भी होगी। ठीक है, ये दोनों होंगी। ऐसे समूह को हम लोग, भिन्नों के ऐसे समूह को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। फिर से सुनिए डेफिनेशन, मैंने क्या बोला, भिन्नों का ऐसा समूह जो पूर्णांक भी इन्वॉल्व हो जिसमें और जिसमें भिन्न भी इन्वॉल्व हो, ऐसे समूह को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर मैं इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे देखिए ये ऊपर वाला है, इसका ये ऊपर वाला है, जो मैंने ऊपर बताया ये ऊपर वाला है। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। ये चीज देखिए, अगर इसके हम रिप्रेजेंटेशन की बात करना चाहें तो इसको हम ए सही बी बटे सी, इस तरीके से देखिए इसको डिनोट कर सकते हैं, ए सही बी बटे सी। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये इसी तरीके से सॉल्व होता है, ए सी प्लस बी बटे सी, ये इसी तरीके से तो सॉल्व होता है। ये आप लोग अच्छे से समझते होंगे। तो यहां पर जो ए सही बी बटे सी लिखा हुआ है, अगर मैं यहां पर इसको इस तरीके से लिखना चाहूं, ए प्लस बी बटे सी, तो किसी को यहां पर डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा बताया है पहले भी क्लास में कि अगर संख्या इस फॉर्म में लिखी हुई है तो बीच में यहां पर जो होता है वो प्लस होता है। तो ए को हमने से अलग निकाल दिया, यहां पर बी बटे सी लिख दिया, और जो ए है हमारा क्या है, ये ए हमारा यहां पर पूर्णांक होगा, ए हमारा यहां पर पूर्णांक होगा, और बी बटे सी जो है आप सभी लोग जान पा रहे होंगे ये क्या है, हमारी भिन्न होगी। तो ये आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे चीजों को कि इसको हम इस तरीके से फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब इसको हम सॉल्व पढ़ते किस तरीके से, ए सही बी बटे सी, ए सही बी बटे सी, इसको हम पढ़ते हैं। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका सॉल्व कैसे करते हैं, सी का गुणा ए में करते हैं। तो देखिए ए सी हुआ, और जितना गुणा करके आया उस वैल्यू को हम बी में जोड़ देते हैं, तो ए सी प्लस बी आ गया और हर आपका सेम रहेगा। इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान देनी है, एक चीज और क्या ध्यान देनी, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी, हम जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते। कैसे मैं बोल रहा हूं, तो पहले उस चीज को आप देखिए, जो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, जो मैंने आपको विषम भिन्न बताई, उसको मैंने क्या बोला, विषम भिन्न को हम लोग जो है किस में चेंज कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होती हैं। ये कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ध्यान देना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज हो सकती है और मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी चेंज हो सकती है। अब मैं जैसे इसके एग्जांपल की बात करूं तो हमने जैसे इम्प्रॉपर लिखा, तो इम्प्रॉपर का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि अंश बड़ा होना चाहिए, तो मैंने जैसे यहां पर लिख दिया 5/2, ये हमारी क्या हो गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, भाई 2 का भाग आप 5 में देते हैं, 2 का भाग आप 5 में दे दिए तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 घटेगा तो 1 हमारा शेषफल आएगा। तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 2 सही 1/2, इसको आप इस तरीके से ही तो लिख सकते हैं, 2 सही 1/2, इसको आप इस तरीके से तो ही लिख सकते हैं। तो ये हमारी जो कन्वर्ट हो गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट
हो गई। ठीक, आप कन्वर्ट कैसे किया हमने, देखिए 2 का भाग 5 में दिया, इस तरीके से आया। तो इसको हमने कैसे लिखा, ये जो 2 है ये हमने यहां पर लिखा, यहां पर लिखा, तो इसको हमने पढ़ा 2 सही। इसके बाद जो शेषफल आया ऊपर लिखा अंश में, और जो हमारा जिससे हमने भाग दिया था उसको हमने लिखा हर में। तो इसको हमने पूरा पढ़ा 2 सही 1/2, 2 सही 1/2। देखिए वही लिखा हुआ है। तो आपने दूसरा कॉन्सेप्ट ये समझा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब मैंने बोला कि मिक्स्ड को भी इम्प्रॉपर में हम चेंज कर सकते हैं। कैसे मैं ये बात बोल रहा हूं, तो मान लीजिए जैसे लिखा है 1 सही 1/2, ये आपका लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है 1 सही 1/2, ये चीज लिखी हुई। तो ये क्या है हमारी, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। और ये बोल दिया जाए कि इसको भैया चेंज करो इम्प्रॉपर में। तो कैसे चेंज करेंगे, 2 का गुणा आप 1 में करेंगे और जो संख्या आएगी उसको आप 1 में जोड़ेंगे। इसी तरीके से तो करते हैं, A का गुणा आप C में करते हैं, जो आता है उसमें वो B में जोड़ते हैं और इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो आप देखिए 2 का गुणा 1 करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 जोड़ेंगे तो हमारा 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 3/2। देखिए ये हमारी किसमें चेंज हो गया, आ गई, ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही चेंज होके आ गया। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए ऊपर आपका अंश जो है बड़ा है, नीचे हर छोटा है, तो कौन सी फ्रैक्शन हो गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कंक्लूजन भैया यहां पर यही निकला कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग जो है क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी हम लोग मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं, मिक्स्ड को हम लोग इम्प्रॉपर में भी चेंज कर सकते हैं। इसका कंक्लूजन ये निकला। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम क्या चीज ध्यान देते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूर्णांक भी होगा और भिन्न भी होगा। अब देखिए जैसे ही मैं इसकी बात करूं, 2 सही 1/2 ये लिखा हुआ है, इसको अगर हम लिखना चाहें तोड़ के तो कैसे लिखते हैं, 2 + 1/2 ही तो लिखेंगे इसको। इसका मतलब अब मैं बार बार कई बार इस चीज को समझा चुका हूं कि यहां पर बीच में गुणा नहीं होता है। कई लोग इस चीज को कंफ्यूज होते हैं, करते हम 2 का गुणा 2 में है, यहां पर तिर्यक गुणा करते हैं इस तरीके, लेकिन जब उसको हम तोड़ के लिखेंगे तो यहां पर प्लस होता है। तो 2 सही 1/2 लिखेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहे तो वही तो देखिए हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 1 + 5 हो जाएगा, तो 5/2 ही तो हो जाएगा। वही चीज तो ये लिखी हुई है। और इसमें मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं कि ये जो 2 है ये हमारा क्या है, ये हमारी पूर्णांक संख्या है, ये हमारी पूर्णांक संख्या है। और ये 1/2 क्या है, ये हमारी भिन्न है, ये हमारी भिन्न है। तो वही तो मैंने बोला कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो हमारा होगा पूर्णांक भी होगा और भिन्न भी होगा। देखिए दोनों चीजें आ रही है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो आप लोग जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट फ्रैक्शन की बात करते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। चौथा टाइप है हमारा फ्रैक्शन का, उस फ्रैक्शन को बोलेंगे क्या, डेसिमल फ्रैक्शन। अर्थात हिंदी वाले लिख लें दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अपनी कॉपी में हेडिंग लगाइए, चौथा जो टाइप से हमारा फ्रैक्शन का, उसमें आएगा हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। अर्थात इसको हिंदी में लिखिए दशमलव भिन्न। ठीक, अब ये कैसा भिन्नों का समूह है, तो इसकी डेफिनेशन सुनिए, भिन्नों का ऐसा समूह जिसका हर 10 के रूप में हो या 10 के किसी पावर के रूप में हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में अगर शॉर्ट में मैं लिखना चाहूं तो ऐसे भिन्नों का ऐसा समूह जिसका हर जो है हमारा किस रूप में हो, हर जो है हमारा या 10 के रूप में हो, या फिर मैंने बोला कि 10 के किसी पावर के रूप में हो। 10 की पावर अगर मान लीजिए हमने 2 किया, 10 की पावर 2 तो 100 आ गया, और अगर 10 की पावर 3 किया तो 1000 आ गया। ठीक है, 10 की पावर 4 किया तो आपका 10,000 आ गया। इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा, 1 लाख 10 लाख ETC तक बढ़ता चला जाएगा पूरा आगे तक। तो मैंने बोला कि ऐसा भिन्नों का समूह जिसका हर जो है हमारा के रूप में हो, जिसका हर जो है मैंने बोला कि 10 के रूप में हो, या तो 10 के किसी पावर के रूप में हो, 100 के रूप में हो, 1000 के रूप में हो, 10,000 के रूप में हो, तो ऐसी भिन्नों के समूह को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। इसके एग्जांपल की मैं मान लीजिए बात करता हूं, ये तो हमारी क्या हो गई, ये हमारी डेफिनेशन की शॉर्ट में इसको लिख लीजिएगा इस तरीके से कि हर जो है हमारा के रूप में हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए 9/10, 9/10, यहां पर लिखा हुआ है 99/100, 99/100, यहां पर लिखा हुआ है 799/1000, 799/1000। इसी तरह से आगे और एग्जांपल आप लिख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है, मैंने आपको बताया कि ऐसा भिन्नों का समूह जिसका हर जो है या तो 10 के फॉर्म में हो या 10 की किसी पावर के रूप में हो। तो हर देखिए यहां पर 10 है, यहां पर 100 है, यहां पर 1000 है, इसी तरह आगे बढ़ा देंगे 10,000 हो जाएगा, 1 लाख, हर कुछ भी, लेकिन इस रूप में होना चाहिए, 10 हो या तो 10 के किसी पावर के रूप में हो। तो ऐसे भिन्नों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं।
आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। अब जो पांचवा टाइप है फ्रैक्शन का, वो देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इसी टाइप से पूछे जाते हैं पेपर में। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिएगा, आवर्ती संख्या से रिलेटेड कितने आपके क्वेश्चन आते हैं, आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो उस चीज को आप देखिएगा। तो पांचवा टाइप मैंने क्या लिखा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, इंग्लिश का नाम हो गया। ठीक है, अब हिंदी वाले नाम लिखिए। अब हिंदी वाले ये मैंने लिखा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में ये हो जाएगा हमारा विभाज्य। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट हो गई संख्या अर्थात विभाज्य हो रही है। तो टर्मिनेटिंग और, तो मैंने आपको बताया कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग आपका हो गया विभाज्य और नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब कि अभाज्य, अभाज्य जो कि विभाज्य ना हो, अभाज्य भिन्न। इसको हम ये भी बोल सकते हैं हिंदी में अगर बोलना चाहें तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को हम विभाज्य भिन्न बोलते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को हम लोग अभाज्य भिन्न बोलते हैं। इसके और नाम देखिए, इसके और नाम देखिए, इसके और नाम क्या हो सकता है, इसी को हम लोग जो है शांत भिन्न भी बोलते हैं। जो हमारी विभाज्य भिन्न है इसी को हम लोग क्या है, शांत भिन्न भी बोलते हैं। और जो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग अर्थात अभाज्य भिन्न है इसी को हम लोग अशांत भिन्न भी बोलते हैं। इस चीज को आप लोग अच्छे से जानते होंगे, इसको हम लोग जो है अशांत भिन्न भी बोलते हैं हिंदी में। तो कभी आपको शांत अशांत भी लिखा आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, यही टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की ही बात की जा रही है, विभाज्य भिन्न और अभाज्य भिन्न। अब देखिए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो यहां पर हम बेसिकली पहले बात करने वाले हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होता है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की हम लोग बेसिकली यहां पर पहले बात करने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, भिन्नों का ऐसा समूह, भिन्नों का ऐसा समूह जो कि पूर्णतः, पूरी तरह से, पूर्णतः कहने का मतलब कि पूरी तरीके से विभाज्य हो। ठीक है, कुछ भिन्न जो होती हैं भाई, भिन्न में तीन ही कंडीशन तो देखिए पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो भिन्न पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी, या तो भिन्न दशमलव के कुछ अंकों तक चलेगी और फिर उसके बाद विभाज्य हो जाएगी, और या तो भिन्न दशमलव के कुछ अंकों के बाद चलती ही रहेगी लगातार और विभाज्य नहीं होगी। यही तीन कंडीशन तो फॉलो हो सकती है। इनके अलावा भी और कोई कंडीशन भाग की स्थिति में भिन्नों के रूप में फॉलो हो सकती है? आप बताइए, नहीं फॉलो हो सकती। केवल भाग की स्थिति में भिन्नों के रूप में यही तीन कंडीशन फॉलो हो सकती है। तो मैंने आपको बोला टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, विभाज्य भिन्न। विभाज्य भिन्न में कहीं ना कहीं संख्या पूरी तरीके से विभाज्य हो रही होगी, आप इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, कट रही होगी, टर्मिनेट हो रही होगी। तो टर्मिनेट कहने का मतलब, तो इसमें लिखिए जो हमने बोला कि भिन्नों का ऐसा समूह, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। भिन्नों का ऐसा समूह, लिखिए भिन्नों का ऐसा समूह जो कि पूर्णतः अर्थात पूरी तरीके से विभाज्य हो, जो कि पूर्णतः या दशमलव के कुछ अंकों के बाद, जो कि पूर्णतः या दशमलव के कुछ अंकों के बाद, दशमलव के बाद कुछ डिजिट आए और विभाज्य हो जाए, दशमलव के कुछ अंकों के बाद विभाज्य हो, बाद क्या हो, विभाज्य हो। तो ऐसे भिन्नों के समूह को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। अब आपको यहां पर मैंने अंडरलाइन करिएगा, उस लाइन पे देखिए, यहां पर अंडरलाइन करिए। मैंने बोला कि या तो भिन्न पूर्णतः विभाज्य हो या दशमलव के कुछ अंकों के बाद विभाज्य हो। ये चीज आप ध्यान देंगे। इसमें टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में मैंने क्या बोला, भिन्नों का ऐसा समूह जो कि पूर्णतः विभाज्य हो जाए, पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए, या तो दशमलव के कुछ अंकों के बाद विभाज्य हो जाए। अब मान लीजिए इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं, इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे लिखा है 15/3, 15/3 लिख दिया मैंने। तो अब आप ये बताओ, देखिए 3 से आप 15 को काट सकते हैं, डायरेक्ट 3 × 5 = 15 होता है। तो ये भिन्न जो देखिए पूरी तरीके से विभाज्य हो गई, पूर्णतः विभाज्य हो गई। तो इस भिन्न को अगर हम बोले कि किस प्रकार की भिन्न हो जाएगी 15/3, ये हमारी टर्मिनेटिंग भिन्न हो जाएगी। आप इस चीज को अच्छे से समझिए, ठीक है। अब इसमें और एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया
15/4। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे, क्या ये 15/4 डायरेक्टली कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो भाग दे के देखिए, क्या दशमलव के कुछ अंकों के बाद ये विभाज्य हो रहा है? तो आप देखेंगे 4 तियां 12 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। इसके बाद 12 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा। तो 4 सत्ते 28 होता है आपका। 2 बचेगा तो 4 पंचे 20 होता है। तो 3.75 आया और ये भिन्न जो है पूरी तरीके से कट गई। तो देखिए ये भी किस तरीके की भिन्न हो गई, ये भी एक तरीके की देखी जाए तो टर्मिनेटिंग भिन्न ही बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि ये भिन्न भी दशमलव के कुछ अंकों के बाद तक तो चली, लेकिन उसके बाद पूरी तरीके से विभाज्य हो गई। तो मैंने यही तो लिखाया कि भिन्न यह तो पूर्णतः विभाज्य हो जाए, यह तो पूर्णतः विभाज्य हो जाए, यह दशमलव के कुछ अंकों के बाद विभाज्य हो जाए। तो ऐसी भिन्नों के समूह को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। अब इसी में अगर मैं बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की, मैं अगर इसकी बात करना चाहूं तो देखिए, अब जब आपने टर्मिनेटिंग समझ लिया तो नॉन टर्मिनेटिंग तो समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। क्यों नहीं कंफ्यूजन होगा भाई? देखिए मैंने आपको डेफिनेशन में लिखा है, भिन्नों का ऐसा समूह जो कि पूर्णतः कट जाए, दशमलव के कुछ अंकों के बाद कट जाए, तो आप उसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अगर संख्या जो है दशमलव के कुछ अंकों के बाद भी नहीं कट रही है, तो ऐसे भिन्नों के समूह को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तो इसकी भी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें कि इसमें क्या होगा, इसमें दशमलव के दशमलव के अंकों के बाद, कुछ मत लिखिए क्योंकि इसमें तो अंक आप बढ़ते ही रहेंगे, रिपीट करने लगेंगे आपस में। दशमलव के अंकों के बाद भी विभाज्य ना हो, अर्थात क्या हो? अर्थात अभाज्य हो। उसको हम अभाज्य बोलेंगे। जब विभाज्य नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य बोल देंगे। तो मैंने यही तो बोला, नॉन टर्मिनेटिंग के केस में आपको क्या ध्यान देना? नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन उसको बोलेंगे कि दशमलव के अंकों के बाद भी, जो दशमलव के बाद अंक आएंगे भाग देने पे, दशमलव के अंकों के बाद भी विभाज्य ना हो। इस चीज को अंडरलाइन कीजिएगा, विभाज्य ना हो। इस चीज को अंडरलाइन कीजिएगा, विभाज्य ना हो। ऐसी भिन्न को हम जो है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसमें देखिए बेसिकली हमको जो है नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में ही सबसे ज्यादा पढ़ना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। तो यहां पर मैंने एक्चुअली हेडिंग लिखी थी, इसलिए मैंने आपको यहां पर छोटा सा रूप इसका बताया। अब इसके हम लोग थोड़ा सा डिटेल में भी चर्चा करेंगे, ठीक है, इस नॉन टर्मिनेटिंग में, क्योंकि आवर्ती फ्रैक्शन आता है। आवर्ती संख्या जो है अपने आप को, जो डिजिट जो है अपने आप को रिपीट करने लगती हैं, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज की क्लास में पहले मैं टर्मिनेटिंग आपको अच्छे से समझाना चाहता हूं, क्योंकि अभी देखिए टर्मिनेटिंग में और भी मुद्दे बनते हैं। और मुद्दे कैसे बनते हैं वो समझिए। जैसे पूरी भिन्न अगर आपकी डायरेक्ट कट गई तो आप समझ जाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। दशमलव के कुछ अंकों के बाद कट जा रही है तो आप समझ रहे हैं टर्मिनेटिंग है। लेकिन आप ये बताओ, पूरी कट गई तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर ले जाओगे, समझ जाओगे टर्मिनेटिंग है। लेकिन क्या दशमलव के बाद संख्या आ रही है तो क्या हर संख्या को भाग देके देखोगे टर्मिनेटिंग जानने के लिए? दशमलव के बाद भाग देते रहोगे तब जान पाओगे क्या कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है? तो ऐसा नहीं करना है। मैं आपको अभी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को पहचानने का तरीका भी बता दूंगा कि आप देखते ही बता दोगे कि ये भिन्न टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। भाई पूरी कट रही है तो आप डायरेक्ट देख लोगे टर्मिनेटिंग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत कहां आएगी? जब दशमलव के रूप में संख्या लिखी होगी, जब भाग देने पे दशमलव के रूप में आएगी तब आप भाग दोगे, तो आपको समय लगेगा उस चीज को जानने में कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैं आपको अभी कुछ तरीके बताने वाला हूं, उनको देखते हैं। देखिए हमने टाइप्स की तो अच्छे तरीके से बात कर ली कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हमने 5 तरीके की फ्रैक्शन आपको बेसिकली इंपॉर्टेंट बताई। अब हम लोग जो है बेस अपने टॉपिक में जो बात कर रहे थे, डेसिमल की बात कर रहे थे, और डेसिमल बोल लें या फिर इसी के अंतर्गत हम लोग जो है फ्रैक्शन की बात कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों आपस में इतने ज्यादा कोरिलेटिव है कि इनको अलग अलग करना संभव नहीं है। बस ये फ्रैक्शन इसका मैंने बोला प्रेजेंटेशन फॉर्म है, और डेसिमल क्या है हमारा, इसी की वैल्यू मान होती है। तो इसकी हम लोग बेसिकली चैप्टर में बात कर रहे थे। अब इसके अंतर्गत हमको जो देखना है इंपॉर्टेंट कौन कौन सी भिन्न देखनी, तो मैंने आपको 2 तरीके के भिन्न बताई। या तो भिन्न जो है, देखिए 4 जो भिन्न बताई उनको अभी साइड में रखिए, वो आपको मैंने जानकारी के लिए बताया और उसका जो है बेसिक सवालों में यूज होगा। लेकिन जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं उनको सबसे ज्यादा यहां पर मैं आपको फोकस करा रहा हूं। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन आपको यहां पर ध्यान देना है क्या होता है, और टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होता है वो मैंने आपको अच्छे से बताया। ठीक, आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब मैं यहां पर आपको क्या बताने जा रहा हूं वो चीज देखिए। मैंने आपको बताया कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, विभाज्य भिन्न बोलते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य भिन्न बोलते हैं।
टर्मिनेटिंग को हम लोग शांत भिन्न बोलते हैं, इसको शांत भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग को अशांत भिन्न भी बोल सकते हैं। और इसके एक दो नाम है वो भी लिख लीजिए। इसको हम लोग जो है आवर्ती भिन्न भी बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग को हम क्या बोलते हैं? आवर्ती भिन्न भी बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि इससे सवाल पेपर में आता है, आवर्ती भिन्न। या फिर इसी को अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें, इसी आवर्ती भिन्न को, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकरिंग फ्रैक्शन। ठीक है, रिकरिंग फ्रैक्शन। आवर्ती का मतलब क्या है? पुनरावृत्ति बार बार हो, कोई डिजिट हो उनकी पुनरावृत्ति बार बार होने लगे, तो ऐसी फ्रैक्शन को, जब हम किसी मतलब फ्रैक्शन दी गई, हमने उसका भाग दिया, तो कुछ डिजिट आई या फिर वही सेम डिजिट अपने आप को बार बार रिपीट करने लगे और लगातार चलती रहे इनफाइनाइट तक, तो अपने आप को पुनरावृत्ति कर रही है ना, बार बार रिपीट कर रही है, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम लोग आवर्ती भिन्न या फिर रिकरिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं। इसी का एक नाम इंग्लिश में और अगर आप जानना चाहें तो इसी का एक नाम और होता है, उसी को हम लोग इसी को रिपीटिव फ्रैक्शन भी बोलते हैं। रिपीटिव फ्रैक्शन भी अगर हम लोग इसको बोलना चाहें, रिपीटिव फ्रैक्शन भी रिकरिंग फ्रैक्शन को हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, ये चीज अब आपको समझनी पड़ेगी। कैसे समझनी पड़ेगी? देखिए, इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया कि भिन्नों का ऐसा समूह जो कि विभाज्य ही ना हो, मतलब दशमलव के कुछ अंकों के बाद भी विभाज्य ना हो। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया 1/3, 1/3 हमने एग्जांपल लिया। अब 3 का भाग आप 1 में देके देख लीजिएगा। जब 3 का भाग आप 1 में देखेंगे तो 0.3333 इस तरीके से चलता ही रहेगा। संख्या भाग तो जाएगा लेकिन पूरी तरीके से विभाज्य नहीं होगी, दशमलव के कुछ अंकों के बाद भी विभाज्य नहीं होगी। टर्मिनेटिंग में क्या हो रहा था? कुछ दशमलव के बाद कुछ अंक आ रहे थे और विभाज्य हो रहा है जा रही थी संख्या। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में मैंने बोला कि दशमलव के कुछ अंकों के बाद भी विभाज्य नहीं होगी, बढ़ती ही चली जाएगी, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी संख्या कुछ समय बाद अपने आप को या तो रिपीट करने लगेगी या तो स्टार्टिंग से ही दशमलव के बाद रिपीट करने लगेगी। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि दशमलव के बाद स्टार्टिंग से ही अपने आप को 3 जो है रिपीट करने लगा। तो इसको हम देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 के ऊपर हम बार लगा दें। देखेंगे आप सवाल में, जब प्रीवियस ईयर पेपर अभी क्वेश्चन उठा के देखेंगे, वहां पर कई तरीके के आपको इस तरीके के सवाल बार लगा के दिए जाते हैं और उसको सॉल्व करने को दिया जाता है। तो 3 के ऊपर अगर हम बार लगाएं तो 3 के ऊपर देखिए इस तरीके से बार लगता है, 3 के ऊपर इस तरीके से बार लगता है, एक बड़ा सा इस तरीके से डॉट लिख देते हैं, वो 3 के ऊपर बार लग जाता है। और जब इसी संख्या में अगर 2-3 डिजिट शामिल हैं, मान लीजिए जैसे लिखा है 0.243, इस तरीके से आप देखिए ये संख्या जो है। अब ये एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल मैं आपको यहां पर बता रहा हूं नॉन टर्मिनेटिंग का और आवर्ती के अंतर्गत। ये एग्जांपल देखिए, इसमें क्या हो रहा था? दशमलव के बाद तुरंत अपने आप को डिजिट जो है क्या कर रही थी? रिपीट करने लग रही थी। तो यहां पर हमने 3 के ऊपर इस तरीके से बार लगाया। लेकिन यहां पर देखिए संख्या जो है दशमलव के बाद 3 अंकों के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है। 2-3 आपने आया, इसके बाद फिर 2-3, फिर 2-4-3, इस तरीके से आप जो है आपका रिपीट कर रही थी। 2-4-3 के बाद आप संख्या रिपीट कर रही है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा इसमें संख्या जो है पहले 2-4-3 आई, ठीक है, इसके बाद संख्या 2-4-3 दोबारा से अपने आप को रिपीट कर गई, फिर 2-4-3 अपने आप को दोबारा से रिपीट कर गई। तो इसको अगर हम बार लगा कर लिखना चाहें, पेपर में आपके इस तरीके से ही लिख के आएगा। तो आप जो है 2-4-3 के ऊपर बार इस तरीके से लगाएंगे जब कई सारी डिजिट इसमें इन्वॉल्व हो और वो डिजिट अपने आप को रिपीट कर रही हो, तो इस तरीके से बार लगा के आपस में आपको सवाल दिया जाएगा। जब सिंगल डिजिट हो, जब सिंगल डिजिट तुरंत अपने आप को सेम डिजिट रिपीट करने लगे, तो उसके ऊपर इस तरीके से बार लगाया जाता है। अब इसी का एक तरीका और लिखिए, इसको हम देखिए इस तरीके से भी बार लगा के लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से भी, अगर डॉट के फॉर्म में बार लगाकर लिखना चाहें तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर इस तरीके से लिखा होगा तो इसका मतलब भी यही होगा कि 2-4-3 के ऊपर पूरा ये बार लगा हुआ है। स्टार्टिंग वाली डिजिट के ऊपर डॉट लगा दें और 3 के ऊपर यहां पर इस तरीके से डॉट का सिंबल बना दें, तो इसका मतलब ये पूरी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। अब कुछ लोग के मन में होगा कि सर क्या हम ये 4 के ऊपर भी लगा सकते हैं? तो नहीं भैया, 4 के ऊपर नहीं लगाएंगे, क्योंकि कभी ऐसा केस बनेगा ही नहीं कि केवल अपने आप को बीच का 4 रिपीट कर दे। बनेगा तब कि 4 के बाद कोई डिजिट ना हो,
कोई डिजिट ना हो, अगर वो 4 के बाद कोई डिजिट है तो जाहिर सी बात है कि वो भी अपने आप को रिपीट करेगी, तभी वो नॉन टर्मिनेटिंग के अंतर्गत आएगी। अगर 4 के बाद कोई डिजिट है, अगर वो रिपीट नहीं कर रही है तो ऐसा केस ही नहीं बनेगा, क्योंकि भाई 4 अपने आप को लगातार रिपीट करता चला जाएगा और 3 रिपीट नहीं होगा। तो भैया जब 3 रिपीट नहीं होगा, 3 वहीं अड़ा खड़ा है कि हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, और 4 कहेगा नहीं हम आगे बढ़ेंगे, तो आपस में घमासान हो जाएगा, कुछ हो ही नहीं पाएगा भैया, लड़ाई होने लगेगी। तो आपस में इस चीज को समझना पड़ेगा आपको कि इस तरीके से अगर ये पूरी डिजिट रिपीट हो रही तो इसको हम इस तरीके से भी निरूपित कर सकते हैं। आप जो है इन दोनों के निरूपण का तरीका जो है अच्छे से समझ पाए होंगे। इस तरीके से बार को हम निरूपित कर सकते हैं, और सिंगल डिजिट होगी तो उसके ऊपर इस तरीके से भी लिखा पेपर में दिया जा सकता है। कहीं कहीं पर इसको बार भी इस तरीके से लिख देते हैं, लेकिन मोस्टली जब सिंगल डिजिट होती है तो उसको इस तरीके से ही लिखा आपको मिलेगा पेपर में। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग के अंतर्गत। जैसे ये और एग्जांपल लीजिए, मान एग्जांपल की मैं और आपसे बात करता हूं नॉन टर्मिनेटिंग के अंतर्गत। मान लीजिए हमने लिया 15/7, 15/7 लिया। आप 7 से जब भाग देंगे 15 में तो आप देखेंगे ये जाएगा 7 दूनी 14, फिर ये आपका जाएगा एक बार, फिर आपका 30 आएगा, ये एक बार जाएगा 30 आएगा, तो 7 चौको 28 हो जाएगा, फिर 2 बार तो 7 दूनी 14। ये आपका इस तरीके से देखेंगे कि आप बढ़ता चला जाएगा 2.142, इस तरीके से दशमलव जो है आपस में, दशमलव के बाद डिजिट जो है बढ़ती चली जाएंगी। तो ये भी किस तरीके का एग्जाम्पल हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छे से आप लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग में जो संख्या पूरी तरीके से विभाज्य नहीं होती है, दशमलव के बाद अपने आप को बढ़ाती रहती है, और एक समय ऐसा आता है कि रिपीट करना स्टार्ट कर देती है, और उसी रिपीटिशन को हम इसी में आवर्ती भिन्न बोल देते हैं, या फिर उसी को हम रिकरिंग फ्रैक्शन या रिपीटिव फ्रैक्शन बोलते हैं। रिप्रेजेंट हम उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जब सिंगल डिजिट अपने आप को रिपीट करे, और जब कई सारे डिजिट मिलकर अपने आप को रिपीट करने लगे तो हम उसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपने बात करी नॉन टर्मिनेटिंग की, और टर्मिनेटिंग की मैंने आपको बताया कि इसको विभाज्य भिन्न बोलते हैं। तो जैसे हमने लिखा 15/3, तो ये पूरा पूरा देखिए कट गया, ये 5 हो गया, तो ये आपका भी जो क्या हो गया, इस तरीके की भिन्न जो हमारी टर्मिनेटिंग हो गई। अगर इसी में मैं और लिखना चाहूं, जैसे 20/4 हमने लिख दिया, तो 4 से 20 जो है 4 पंचे 20 होता है, तो ये भी हमारी किस तरीके की भिन्न हो गई, टर्मिनेटिंग भिन्न हो गई। अब इसी में मैं मान लीजिए लिखना चाहूं 25/5, 25/5 लिख दूं, 5 ने 25 को पूरी तरह से काट दिया, 5 आया, तो ये भी किस तरीके के भिन्न हुई, टर्मिनेटिंग भिन्न हुई। अब यहां पर हम दशमलव की बात करें, जैसे हमने एग्जांपल लिया 15/4, 15/4, 4 से जब हम 15 को भाग देते हैं तो यही आपका निकल के आएगा कि 4 तियां 12 हो जाएगा, इसके बाद 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, इसके बाद 5 हो जाएगा, 3.75। दशमलव के कुछ अंकों के बाद देखिए ये संख्या कट गई, ठीक है, तो ये भी किस में आ गई, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन के अंतर्गत ही आ गई। अब मान लीजिए इसमें और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 37/5 लिख दे, 37/5। जब आप 5 का भाग 37 में दोगे तो आगे चल के कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, तो ये आपका होगा 5 सत्ते क्या होता है, 5 सत्ते आपका 35 होता है, दशमलव लगाएंगे और उसके बाद 35, 2 बचेगा, तो 5 चौको 20 हो जाएगा, तो 7.4 पे जाके ये संख्या पूरी तरीके से कट गई। तो आप देख रहे हैं, या तो संख्या पूरी तरीके से कट जाए, या तो दशमलव के कुछ अंकों के बाद कट जाए, तो मैंने आपको बोला कि वो टर्मिनेटिंग होगी। लेकिन मैं आपको अब यहां पर ये चीज फोकस कराना चाहता हूं कि टर्मिनेटिंग में पूरी तरीके से कट जाएगी तब तो आप बड़ी इजीली पहचान जाओगे, लेकिन अगर दशमलव के कुछ अंकों के बाद कट रही है तो क्या आप हर संख्या को भाग देके देखोगे, नहीं। अब मैं आपको टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को पहचानने का तरीका बताने वाला हूं। अब आज की क्लास में हम टर्मिनेटिंग को डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें और बचा है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग के अंतर्गत आवर्ती भिन्न को बहुत ही डिटेल में समझाने वाले हैं, क्योंकि यहां से पेपर में क्वेश्चन आता है। तो टर्मिनेटिंग को हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। भिन्नों के केस में आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि जब भिन्न का केस आता है, मान लीजिए कोई भिन्न लिखी हुई है, a/b के फॉर्म में भिन्न हमेशा इस तरीके से लिखी होगी। जब भिन्न लिखी होगी तो उसका मतलब कहीं ना कहीं कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वहां पर डिवीजन ही परफॉर्म किया जा रहा है। आप इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, जब भी भिन्न की बात होगी तो वहां पर मुख्यतः डिवीजन ही परफॉर्म किया जा रहा है। अब डिवीजन के अंतर्गत मैंने बोला कि 3 तरह की आपकी कंडीशन बन सकती है, 3 तरह की आपकी कंडीशन बन सकती है। कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है, या तो भिन्न जो होगी पूरी तरीके से कट जाएगी तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीटली टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, या तो भिन्न मैंने बोला कि दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाके कटेगी तो उसको हम बोलेंगे
पार्शियली टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि कुछ भिन्न जो है भाग देने पे ऐसी होंगी जो कि दशमलव के कुछ अंकों के बाद भी जाके नहीं कटेंगी, वो हो जाएंगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब इसका एग्जांपल देखिए, वही तरीके से 15/3 लिखा, ये पूरी तरीके से कट गया, तो ये हमारा कंप्लीटरी जो हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। इसमें हम पार्शियली टर्मिनेटिंग हम लिखे 15/4 जो लिखा, 15/4 दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाके कट रहा है। ये आपका जो कट के देखिए 5 आया था यहां पर, और ये आपका यहां पर कट के कितना आया, 3.75 के आसपास आ रहा था नहीं ये हमारा जो है, तो 3.75 दशमलव के कुछ अंकों के बाद ये कट रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग में आप देखिए, जैसे आपने लिख दिया यहां पर 15/7 आपने लिखा, 15/7, तो ये आपका देखिए दशमलव के कुछ अंकों के बाद भी जाके नहीं कट रहा है, दशमलव के कुछ अंकों के बाद भी जाके नहीं कट रहा है, तो ये आपकी जो हो गई नॉन टर्मिनेटिंग का केस हो गया। यहां पर दशमलव जो है बढ़ते चले जाएंगे। ये क्या आया था आपका, इस तरीके से आया था 2.7 दूनी 14, इसके बाद हमारा 1 आया, 7 एकम 7 जाएगा, इसके बाद 3 आएगा, 7 चौको 28, 14, इसके बाद 7 चौको 28, तो 2 बचा, 7 दूनी 14, 142, इस तरीके से डैट 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 से बढ़ता चला जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का केस हुआ, ये अब आप अच्छे समझ गए। तो यहां पर मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि डिवीजन जब भी दशमलव फ्रैक्शन की बात होगी तो वहां पर डिवीजन के केस में कौन कौन से केस संभव हो सकते हैं भाई, 3 ही केस तो संभव हो सकते हैं, या तो कंप्लीटली टर्मिनेटिंग होगा, या पार्शियली टर्मिनेटिंग होगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, भाग ही नहीं, मतलब डिवाइड ही नहीं होगी, दशमलव के कुछ अंकों के बाद तक भी संख्या जो है विभाज्य नहीं होगी। तो यही 3 केस मैंने बताए। तो अब आप इसको डेफिनेशन के फॉर्म में भी देखिए, यहां पर नोट डाल के एक नोट पहले लिख लीजिए, क्योंकि यह नोट जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो लिखिए भाग के केस में देखिए 3 ही सिचुएशन पॉसिबल हो सकती हैं। तो लिखिए भाग की स्थिति में, लिखिए भाग की स्थिति में या तो संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी, 3 ही कंडीशन देखिए पॉसिबल हैं, और इसके अलावा मुझे कोई और कंडीशन बता दीजिए तो मैं मान जाऊं, इसके अलावा और कोई कंडीशन भाग के केस में हो ही नहीं सकती, ठीक है। पूर्णतः विभाज्य होगी, इस तरीके से इसको लिखिए जो मैं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मैं कि नोट में आपको लिखना है भाग की स्थिति में या तो संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी, एक पॉइंट आपको ये लिखा मैंने, या तो इस तरीके से इसमें और लिखिए दोबारा कि भाग की स्थिति में या तो संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी, या तो दशमलव के कुछ अंकों के बाद विभाज्य होगी, या तो दशमलव के कुछ अंकों के बाद विभाज्य होगी, दशमलव के कुछ अंकों के बाद विभाज्य होगी। जब दशमलव के कुछ अंकों के बाद विभाज्य होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियली टर्मिनेटिंग बोल देंगे, और यहां पर ये कंप्लीटली टर्मिनेटिंग होगा। और ये इसमें तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, पहली कंडीशन मैंने आपको बताया कि या तो पूर्णतः विभाज्य होगी, या तो दशमलव के कुछ अंकों के बाद विभाज्य होगी, और विभाज्य ना होने की दशा में, तीसरा इसमें पॉइंट लिखिए, विभाज्य ना होने की दशा में, विभाज्य ना होने की दशा में प्रत्येक संख्या आवर्ती हो जाएगी, प्रत्येक संख्या क्या हो जाएगी, इसको ब्लू पेन से लिखते हैं, अलग से दिखाई देगा, इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। प्रत्येक संख्या क्या होगी, प्रत्येक संख्या आवर्ती हो जाएगी। आवर्ती मतलब अपने आप को क्या करनी पड़ेगी, पुनरावृत्ति करने लगेगी, आवर्ती हो जाएगी, अर्थात अपने आप को रिपीट करने लगेगी। ये मैंने आपको बताया कि विभाज्य ना होने की दशा में प्रत्येक संख्या अपने आप को जो क्या करेगी, आवर्ती हो जाएगी, अपने आप को रिपीट करने लगेगी। तो ये किस केस में आएगा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग के केस में आएगा, ये हमारा जो है पार्शियली टर्मिनेटिंग के केस में आएगा, और ये जो हमारा कंप्लीटली टर्मिनेटिंग के केस में आएगा। भाई भाग की स्थिति में यही 3 स्थितियां, कंडीशन तो पॉसिबल हैं, और इसके अलावा मेरे को बता दो और कोई कंडीशन पॉसिबल है। आप
आप कहेंगे नहीं, और इसके अलावा कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हम कर सकते, केवल यही 3 कंडीशन आपको फॉलो करनी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि विभाज्य न होने की दशा में प्रत्येक संख्या आवर्ती हो जाएगी, अपने आप की पुनरावृत्ति दोबारा से करनी लगेगी। तो हम लोग जो है बेसिकली ये बेसिक बातें हम लोग सारी अच्छे से समझ गए। अब यहां पर मैं आपको बताने वाला था टर्मिनेटिंग संख्या को कैसे हम पहचानेंगे, डायरेक्टली देखकर कि इसको हम देखकर पहचान जाएंगे टर्मिनेटिंग है कि नहीं, उसकी हम लोग बात करते हैं। इसी में सब हेडिंग अंदर लगाइए, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की पहचान। टर्मिनेटिंग की संख्या अगर जो हमारी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की पहचान, इस तरीके से ये हेडिंग लगाइए कि किस तरीके से हम एक बार में देखकर बिल्कुल पहचान जाएंगे ये फ्रैक्शन जो है टर्मिनेटिंग है कि नहीं टर्मिनेटिंग है। तो इसमें मैं आपको एक डेफिनेशन लिखा रहा हूं, क्या डेफिनेशन है कि भिन्नों के सरलतम रूप का हर, लिखिए यदि, इस तरीके से लिखिए, यदि भिन्नों के सरलतम रूप की बात हो रही है यहां पर, सरलतम रूप। अभी सरलतम रूप क्या होता है उसकी भी हम चर्चा करते हैं। यदि भिन्नों के सरलतम रूप का हर किस रूप में हो, यदि भिन्नों के सरलतम रूप का हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n या तो इस रूप में हो, ठीक, या तो इस रूप में हो, या तो केवल 2 की पावर m के रूप में हो, या तो केवल 5 की पावर n के रूप में हो, या तो दोनों का गुणा कराकर जो आए उसके रूप में हो, तो वो संख्या जो क्या हो जाएगी, हमारी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो जाएगी। तो इसको और लिखिए, यदि भिन्नों के सरलतम रूप का हर, अब इसमें जो m और m है, इसमें m और m क्या है, m और n जो है हमारे 0 से या तो बड़े रहेंगे हमेशा, या तो 0 के बराबर होंगे, ये 0 से कम नहीं होंगे, तभी ये कंडीशन फॉलो होगी। या तो ये 0 से m की जो वैल्यू आएगी पावर में, या तो ये 0 से बड़ी होगी, या तो ये 0 के बराबर होगी। तो मैंने लिखा यदि भिन्नों के सरलतम रूप का हर के रूप में हो, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में हो, तो वह टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी, वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। ये मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई। अब आपको जो मैंने बताया कि 2 की पावर m और गुणे 5 की पावर n का रूप, तो मैंने बताया कि 2 की जो m है वो या तो क्या हो, 0 से या तो बड़ा हो, या तो 0 के बराबर हो। तो 2 की पावर अगर हम 0 के बराबर कर दें, 2 की पावर अगर हम 0 कर दें तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 2 की पावर 1 कर दें तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 कर दें तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 कर दें तो 8 आ जाएगा। इस तरीके से हम 2 की पावर देखिए बढ़ाते चले जा सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि 2 की पावर ये तो 0 हो या फिर 0 के बराबर हो। इसी तरह अगर हम देखें 5 के केस में भी m की वैल्यू क्या है, या तो 0 हो या तो 0 से बड़ी हो, तो 5 की पावर या तो हम 0 कर दें, या 5 की पावर 1 कर दें, या 5 की पावर 2 कर दें, या 5 की पावर 3 कर दें, या इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने बोला या तो जो भिन्नों के सरलतम रूप का हर है, यहां पर हर की बात हो रही है, हर अगर इस रूप में है, केवल अगर इस रूप में हो तो भी भिन्न जो होगी वो हमारी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। अभी देखिए मैं एग्जांपल दूंगा समझ में आएगा। हर जो है केवल अगर इस रूप में हो तो भी या तो 2 हो या 2 की कोई पावर हो हर में, ठीक है, तो वो जो भिन्न होगी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। या तो हर में 5 हो या 5 की कोई पावर हो तो वो भिन्न भी क्या होगी, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। या फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके हर हो तो भी वो भिन्न जो है, मान लीजिए मल्टीप्लाई करके इसका हमने 2 का मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 में किया, 2 का मल्टीप्लाई जो है हमने 2 की पावर 0 का 5 की पावर 2 में कर दिया। इसी तरह इसका मल्टीप्लाई भी हम किसी भी संख्या में कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज आप समझ, जब इस फॉर्म में हर होगा तो वो डायरेक्टली टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। अब कैसे आपको देखना है, देखिए वो चीज यहां पर आप समझिए। जैसे लिखा हुआ है यहां पर, मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए यहां पर लिख दिया मैंने 15/4, वही एग्जांपल ले लिया टर्मिनेटिंग का। अब यहां पर देखिए यहां पर हर की बात कर रहे हैं, ये जो हमारा 4 है क्या ये इस फॉर्म में नहीं होता है 2 की पावर 2, ये यही फॉर्म में तो होता है। तो मैंने आपको बोला कि जो
हर है हमारा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, हर जो है हमारा या तो 2 की पावर में हो या तो 5 की पावर में हो या फिर दोनों के मल्टीप्लाई करके कोई पावर हो आ जाए या तो दोनों का मल्टीप्लाई करके दिया हो हर। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि 2 की पावर 2 बन रहा है, तो ये यहां पर जो गुणनखंड जो है हमारे क्या निकल गया है, 2 ही तो आए, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो जाएगी, आपको भाग देने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पर मान लीजिए मैं लिख दूं यहां पर 60/8, ठीक, यहां पर मैं इस चीज को लिख दूं 60/8, मैं इस चीज को यहां पर लिख देता हूं। अब ये बताइए क्या टर्मिनेटिंग है, लेकिन अब यहां पर आप ये चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, मैंने आपको बोला कि इसका आपको सरलतम रूप पहले बनाना पड़ेगा, तब आप उस चीज को फॉलो कर पाएंगे। तो क्या ये भिन्न जो मैंने लिखी ये सरलतम रूप में अपने हैं, आप कहेंगे नहीं ये सरलतम रूप में नहीं है, ये अभी कट सकती है। किससे काट देंगे, 4 से काट देंगे, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखिए ये भिन्न जो है हमारी किस रूप में हो गई, ये भिन्न जो है अपने सरलतम रूप में हो गई। अब इसको हम बोलेंगे सरलतम रूप, तो सरलतम, ठीक, सरलतम रूप में हो गए। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं सरलतम रूप क्या बोल रहा था। अगर भिन्न इस तरीके से दी हुई है और अगर उसके कटने की और संभावना है ऊपर नीचे अंसर, तो पहले उसको काट लीजिए, तब तक काटिए जब तक उसके कटने की संभावना खत्म हो जाए। अब देखिए अब यहां से भी कोई संख्या ऐसी है जो दोनों को काट पाए अंसर को, आप कहेंगे नहीं। अब फिर इसके बाद आपको हर देखना है, डायरेक्टली हर देखने मत बैठ जाइएगा, डायरेक्टली हर देखने मत बैठ जाइएगा, पहले उसका सरलतम रूप निकालिए। अब आपने इसका सरलतम रूप निकाल लिया, तो अब आप देखिए जो हर में दिया हुआ है ये 2 की पावर 1 ही तो दिया हुआ है, तो क्या आपको यहां पर भाग देने की जरूरत है, भाग देके देखने की जरूरत है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। डायरेक्ट आप बता देंगे कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, क्योंकि हर में जो है देखिए 2 आ रही है, 2 की कोई पावर आ रही है, तो आप देखिए 2 की पावर 1 आ रहा है, आपने डायरेक्टली देखते ही यहां पर चीजों को बता दिया। अब और एग्जांपल लिखिए, जैसे ठीक है, एग्जांपल में जैसे हम लिख दें 31/40 ये लिखा हुआ है। अब आप या तो 40 का भाग 31 में दे के देखो, अगर पूरी तरीके से कट जा रहा है दशमलव के कुछ अंकों के बाद, तो आप कहेंगे टर्मिनेटिंग है, लेकिन आपको भैया भाग देने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले आप देख लो क्या ये जो भिन्न है ये हमारी सरलतम रूप में है, आप कहेंगे बिल्कुल ये सरलतम रूप में है, इसको और जो है सरल नहीं किया जा सकता। अब आप जब सरलतम रूप में है तो आप हर को देखिए, हर जो ये लिखा हुआ है 40, ये देखिए यही तो लिखा हुआ है, ये 2 की पावर 3 और ये जो है 5 की पावर 1, ये यही तो लिखा हुआ है। 8 गुणे 5 आप करते हैं तो 8 पंच 40 होता है। तो देखिए हर में क्या आया, हर में 2 भी आ गया, 2 की पावर आ गई और 5 की पावर भी आ गई और दोनों का मल्टीप्लाई करके ही ये दिया गया है। तो डायरेक्ट आप देखते ही बता दोगे कि ये जो है हमारी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। और देखिए मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं, एक एग्जाम्पल ले ले, मान लीजिए हम 317/250, ठीक। अब ये आप पहले देखिए क्या सबसे पहले ये संख्या अपने सरलतम रूप में है, आप कहेंगे बिल्कुल अपने सरलतम रूप में, और इसको सरल नहीं बनाया जा सकता। जब आप सरलतम रूप में तो इसके हर को पकड़िए, ये 250 लिखा हुआ है, तो ये यही तो लिखा हुआ है 125 गुणे 2, 125 गुणे 2 कहने का मतलब कि 5 की पावर 3 गुणे 2, यही तो लिखा हुआ है। 125 दूना कितना होता है, 250 हो जाएगा, तो ये 5 की पावर इंटू 2 ही तो लिखा हुआ है। और देखिए हर में क्या आ रहा है, गुणनखंड क्या क्या आ रहे हैं, 5 आ रहा है और 2 आ रहा है, 5 की पावर आ रही है और 2 आ रही है। तो डायरेक्ट अब मैंने क्या बताया, या तो केवल 2 आए या केवल 5 आए या दोनों का मल्टीप्लाई करके हर में आ जाए, तो डायरेक्ट हम बता देंगे कि ये जो हमारी क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो जाएगी। अब कुछ लोगों का यहां पर देखिए डाउट आएगा, डाउट क्या आएगा, मान लीजिए ये एग्जाम्पल मैंने लिया, ये एग्जाम्पल लिया, क्या एग्जाम्पल लिया, मैं ले लेता हूं, मान लीजिए 7/6, मैंने ये एग्जाम्पल लिया। अब आप ये बताइए सबसे पहले क्या सरलतम रूप में, आप कहेंगे बिल्कुल है, तो इसके हर को पकड़िए, जो हर है ये हर किस फॉर्म में, 2 गुणे 3 के फॉर्म में। अब यहां पर ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए हर में देखिए 2 तो आ गया, तो हमने बताया था या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो, केवल 2 हो या केवल 5 हो या दोनों का मल्टीप्लाई हो। तो अब आप यहां पर बताइए सबसे पहले क्या केवल 2 है, तो आप कहेंगे 2 तो है ही है भैया, लेकिन 2 के साथ 3 भी है, तो ये कंडीशन तो फॉलो नहीं हुई। अब आप कहेंगे क्या केवल 5 है, 5 आपको नहीं दिख रहा है, क्या आप दोनों का मल्टीप्लाई करके हर में दिया हुआ है, नहीं दिख रहा है, तो अब आप इस चीज को ध्यान देंगे कि ये जो हमारी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं होगी। कहने का मतलब कि यहां पर अगर 2 आ रहा है तो 2 के साथ या तो यहां 5 आना चाहिए या तो कुछ ना आए, केवल 2 आए तो टर्मिनेटिंग होगी। लेकिन 2 के साथ देखिए भैया ये 3 भी तो आ जा रहा है, तो इसका मतलब जब 2 के साथ 3 आ गया तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग में चली जाएगी। तुरंत आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो मैं यहां पर यही चीज आपको समझाना चाह रहा हूं
कि या तो हर में उसके 2 होगा, या 2 की कोई पावर होगी, या तो 5 होगा, या तो 5 की कोई पावर होगी, या फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके कुछ होगा, तो वो हमारी फ्रैक्शन जो है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन के अंतर्गत आएगी। आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास जो है आपको टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन जो है बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, और जो मैंने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बताए वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में नॉन टर्मिनेटिंग के अंतर्गत आवर्ती फ्रैक्शन को, रिकरिंग फ्रैक्शन को, रिपीटिंग फ्रैक्शन की चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां से आपके जो है पेपर में सवाल जो है बहुत ज्यादा आते हैं, भर भर के आते हैं, बार वाले क्वेश्चन उसको भिन्न के रूप में सॉल्व करने को, परिवर्तित करने को आता है। पेपर उठा के देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेंगे। तो हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में इस चीज पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास जो है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को जरूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इन निःशुल्क क्लासेस का लाभ उठा सकें, और जो है वो भी अच्छे से परीक्षा जो है सभी लोग पास कर सकें। तो सभी लोग इस क्लास को जो अच्छे से, जब उम्मीद करूंगा कि सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जिन लोगों को प्रीवियस क्लासेस नहीं मिलती हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक किया कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डलवा देता हूं, जो प्लेलिस्ट हैं उन पर क्लिक करा करिए। आप डायरेक्ट जो है, जैसे मैथ की प्लेलिस्ट है तो पूरी मैथ की क्लासेस आपको सीरियल से उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। संस्कृत की है या अदर सब्जेक्ट की है वो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगी। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक किया करें, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने रिकरिंग फ्रैक्शन की मेनली बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।